हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस के टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में। आज ये फोर्थ वीडियो है, तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से ईवीएस के वीडियोस आ नहीं रहे थे, काफ़ी गैप हो गया, लेकिन आज इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये एनवायरनमेंट का ना पेडागॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन है। आज इसमें कोई साइंस के सेक्शन या सोशल साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन नहीं है, केवल और केवल हम लोग पेडागॉजी के सेक्शन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं इसको साथ ही साथ एक्सप्लेन करते भी चलूंगा। और आज का वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इससे पहले तक का वीडियो केवल हिंदी में था, तो कमेंट आए थे कि इंग्लिश में भी अवेलेबल कराइए, तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में, और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, मतलब वर्ग 1 की, तो उसमें तो वर्ग 3 की, उसमें केवल प्राथमिक कक्षा में ही आता है ईवीएस, तो प्राथमिक कक्षा में से ही रहेगा। अब देखो, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी क्लास होती है उसमें जो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है वो एक अच्छा मेथड होता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है। अब जैसे ही एक टीचर एनवायरनमेंट की क्लास लेने से पहले एक स्टोरी बताता है अपने स्टूडेंट्स को, तो स्टोरी टेलिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों अप्रोप्रिएट रीजन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन देखो, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, एकदम सही है। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, ये भी एकदम सही है। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायक करती है, ये भी सही है। चारों सही है, मतलब ऑप्शन ए बी सी सब सही है। हमको सबसे उपयुक्त कारण बताना है कि क्यों मैं पढ़ाने से पहले या कोई टीचर पढ़ाने से पहले कक्षा में एक कहानी सुनाता है। अगर उसको कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे उसको पढ़ाना है तारामंडल या सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सौर मंडल, उसको सोलर सिस्टम पढ़ाना है, तो सोलर सिस्टम डायरेक्ट नहीं पढ़ाएगा। डायरेक्ट सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र इसके बारे में नॉलेज देना चालू नहीं करेगा। सबसे पहले टीचर एक स्टोरी बताएगा कि एक सन सूरज दादा है, सूरज दादा को स्टार्स पसंद नहीं है, इसलिए स्टार्स जैसे सूरज दादा बाहर निकलता है तो स्टार्स छुप जाते हैं। इस तरह से कोई स्टोरी टेलिंग से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप देखो, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। मतलब डेफिनेटली हम लोग जब स्टोरी से कनेक्ट करते हैं पर्यावरण को, मतलब जैसे ही हम लोग स्टोरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ईवीएस को, तो बच्चे उससे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो इसलिए पर्यावरण टीचिंग के लिए ऑप्शन जो डी है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब उपयुक्त है। ऑप्शन ए देखो, कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं, उससे टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। विषय क्षेत्रों को छूती है, जो कहानी है वो बहुत सारे क्या होता है सब्जेक्ट एरिया को टच करती है। ठीक है, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, एकदम सही है। लेकिन पढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए हम स्टोरी टेलिंग मेथड को ही क्यों ले रहे हैं। तो जो एनवायरनमेंट को पढ़ाने के लिए, कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है उनको पढ़ाने के लिए अगर आप स्टोरी के थ्रू जाओगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, आसानी से जुड़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब सोलर सिस्टम के साथ बच्चे आसानी से जुड़ जाएंगे, या बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों क्यों सूरज के निकलते ही चंद्रमा जो स्टार्स हैं, मतलब तारे हैं, वो छुप जाते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक रीजन है आप बाद में दोगे, पहले एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक ये आप इस चीज को समझे होगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। अब ये जो इसका इंग्लिश इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट, अब इसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इसका इंग्लिश नहीं है। इसमें तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बच्चों को अगर मुझे बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ाना है तो मैं क्या मेथड का यूज करूंगा। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में बच्चों को बताना है कि कैसे हमारे आसपास जो जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, तरह तरह के जंतु होते हैं, उसमें किस तरह से विविधता आपको दिखाई देती है। तो उसके लिए मैं बच्चों को क्या करूंगा, पक्षियों की प्रजाति से संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए दूंगा, उनको एक बुक प्रोवाइड कर दूंगा और एक कुछ रिटर्न टेक्स्ट होंगे वो दे दूंगा पढ़ने के लिए। तो ये तो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। आप बच्चों को पुस्तक से पढ़ाना, कम से कम यूज करना है बुक्स का।
ये याद रखना पढ़ाते समय। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही डिलीट हो गया। ऑप्शन बी आ जाओ, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखलाना। ये एक अच्छा हो सकता है कि आप पक्षियों से संबंधित लघु चित्र दिखा रहे हो। ओके। ऑप्शन सी हो सकता है कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए जा रहे हो। और ऑप्शन डी हो सकता है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता या भाषण देना। भाषण देना भी अप्रोप्रिएट वे नहीं है। सो ऑप्शन डी भी कट गया। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आपका सही आंसर है। अब आपको यहां से चूज करना है कि विच वन इज करेक्ट या मोर अप्रोप्रिएट। करेक्ट तो दोनों है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, बट इन दोनों में से कौन सा मोर अप्रोप्रिएट है। सो ऑप्शन बी और सी को फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है कि प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा, मूवीज, ये दिखाना। और ऑप्शन सी हो रहा है कि उनको सीधे हम ले चले अभ्यारण्य में। तो ये ज्यादा बढ़िया है। ये तो आपको बोला ही जाता है, आपने बीएड में भी सीखा होगा कि बच्चों को आप अवलोकन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए पार्क में लेके गए, गार्डन में लेके गए या आसपास सोसाइटी में घुमा रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है। सो ऑप्शन सी इज मोर अप्रोप्रिएट देन बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, बच्चों को आप पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन है। हमको एनवायरनमेंट जो सिखाना है, तो जो टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अलावा आप कौन सा रिसोर्स का यूज कर सकते हो। क्षेत्र भ्रमण हो गया, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। तो अभी इसका आंसर हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में करें क्षेत्र भ्रमण। आपने इसको अपने बीएड के दौरान इसको स्पेशली एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे क्षेत्र भ्रमण इज बेस्ट वे टू टीच। ओके, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश से तो बढ़िया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमेश कक्षा 4 का शिक्षक है। वह एक नया पाठ शुरू करने से पहले अपने छात्रों को एक मजेदार गतिविधि में संलग्न करता है। इस गतिविधि के पीछे उद्देश्य है। आंसर सोचो तब तक आप लोग, मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। रमेश इज अ टीचर ऑफ क्लास 4। ही गिव्स अ फन लेसन टू हिज स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन। इंगेज्ड इन द एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज टू। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि वो बच्चों को क्या कर देता है, किसी एक्टिविटी में इंगेज कर देता है, उन्हें एक किसी गतिविधि में संलग्न कर देता है। इसके पीछे क्या आंसर हो सकता है कि छात्रों को प्रेरित और सक्रिय करना। ऑप्शन ए है। मतलब छात्रों को हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और ऑप्शन बी बोला जा रहा है शिक्षक का कार्यभार कम करना, डिलीट कर देना। जहां नेगेटिविटी दिखाई दे किसी ऑप्शन में तुरंत डिलीट कर देना। ऑप्शन सी है कक्षा शुरू करने से पहले छात्रों को अनुशासन प्रदान करना, डिलीट कर देना। हम लोग छोटे बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चों को। ऑप्शन डी छात्रों को तनाव कम करना। ठीक, रिड्यूस स्टूडेंट स्ट्रेस। छोटे बच्चों को क्या ही स्ट्रेस। सो ये भी सही हो सकता है ऑप्शन डी, लेकिन ऑप्शन ए ज्यादा अच्छा है कि छात्रों को हम प्रेरित कर रहे हैं और सक्रिय कर रहे हैं। कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं क्लास में गया, मेरा 3rd पीरियड था या 4th पीरियड था एनवायरनमेंट का। अब 4th पीरियड आते आते बच्चे थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं, थक जाते हैं। अब मैं उनको डायरेक्ट पढ़ाना चालू कर दूंगा एनवायरनमेंट का कोई सा टॉपिक, तो बच्चे उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो मैं उनको थोड़े किसी एक्टिविटी में संलग्न कर दूंगा या उनको कोई स्टोरी बता दूंगा, ऐसे स्टार्ट करूंगा ताकि बच्चों में एनर्जी आ जाए। ओके, तो छात्रों को सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेट करना, उनको हम कैसे मोटिवेट करें और उनको एनर्जी दें। सो ऑप्शन ए इज बेटर वन देन ऑप्शन डी। सो आर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जहां समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कमेंट छोड़ देना, वीडियो एंड तक देखना तो ही कोई काम का है। अदरवाइज जो वीडियो आप 2 मिनट 1 मिनट देख के चले जाओगे तो क्या ही काम का। कोई स्टूडेंट, मान लो ये वीडियो को, अब ये सपोज करो 20 मिनट का वीडियो बना, कोई भी स्टूडेंट आया, 1-2 क्वेश्चन देखा, अरे यार मजा नहीं आ रहा, वही बोरिंग पढ़ा रहे हैं सर, क्या मतलब है वही चीज पढ़ने का, ये पढ़ा क्या रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसे ऐसे करके निकल गए वो लोग। अच्छी बात है निकल गए, कंपटीशन तो कम हो गया थोड़ा। ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो एंड तक देखेंगे, उनके लिए एक क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा ऐसे बच्चों से। वैसे भी इनका सिलेक्शन तो होना है नहीं, जो टाइम पास कर रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं,
जो अभी इतनी नेगेटिविटी फैली है चारों तरफ कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस माहौल में भी जो बच्चा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उनका सिलेक्शन तो होना तय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप या एक्टिविटी किस चीज में डेवलप करेगा, कौन से उसके बच्चों की एक्टिविटी या पार्ट को डेवलप करेगा। सो ऑप्शन ए है पूर्व पूर्वानुमान और गणना के कौशल को, आंकड़ों के अभिलेख को, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ को, भूदृश्यों को खींचने का कौशल। ऑप्शन से रिलेट करने का प्रयास करते हैं। मानचित्र मतलब हो जाता है मैप, मैपिंग कर रहा है बच्चा, मैप में प्लॉट करने का प्रयास कर रहा है। ओके, मैप मैप ड्रॉ कर रहा है। अब इस एक्टिविटी से क्या हो जाएगा, अगर कोई बच्चा मैप ड्रॉ कर रहा है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये सपोज इंडिया का मैप है और वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को प्लॉट करने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि मैंने उसको बोला केरला प्लॉट कर, तो ये केरला वैसे प्लॉट करके बता दिया। तो ये जो मैपिंग करा रहे हैं हम लोग, इस मैपिंग में पूर्वानुमान या गणना कौशल का कोई है ही नहीं। हम उसमें मैपिंग में उसको क्या ही गणना होता है, मैपिंग में कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है। तो ऑप्शन में ऐसे ही कट गया। आंकड़ों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग डेटा, ये भी कोई काम का नहीं है। ऑप्शन सी देखो, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन, यस रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, आप उसको पलट पलट के मैप को देखोगे, मतलब उसका अभिविन्यास हिंदी में, अब इंग्लिश में तो ओरिएंटेशन मुझे क्लियर हो गया एंड रिलेटिव पोजीशन भी क्लियर हो गया। सापेक्ष स्थिति इसको बोलते हैं, रिलेटिव पोजीशन मतलब सापेक्ष स्थिति एंड ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास। एंड स्किल ऑफ ड्राइविंग, ड्राइंग लैंडस्केप्स, तो ये भी कोई काम का नहीं है, लैंडस्केप। सो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है इसमें। अगर किसी बच्चे को मैं मैपिंग सिखा रहा हूँ, वो इसका मतलब है वो रिलेटिव पोजीशन सीखेगा, कि जैसे एग्जांपल समझना, रिलेटिव पोजीशन का मतलब जैसे मैंने कक्षा का मानचित्र बनाने बोला, कक्षा का मानचित्र, तो उसने इस प्रकार से बनाया, जैसे ये एंट्री है, एंट्री हुआ तो यहाँ पर एंट्री के पास में ऑफिस है, ऑफिस बनाएगा। फिर वो देखा कि ऑफिस से जस्ट जुड़ा हुआ प्रिंसिपल का कैबिन है, तो प्रिंसिपल का कैबिन जस्ट जुड़ा हुआ बनाया। फिर प्रिंसिपल कैबिन और एक क्लासरूम है, इनके बीच में ना एक थोड़ा सा गैप है, ये बाहर प्लेग्राउंड जाने का रास्ता है, तो बच्चा यहाँ पर छोटा सा गैप बनाएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक अभिविन्यास और जो उनकी रिलेटिव डिस्टेंस है दोनों प्रिंसिपल रूम और ये क्लासरूम के बीच में, तो यहाँ पर वो डिस्टेंस बनाया। तो इस तरह से वो उसकी एक समझ विकास हो रहा है। तो ये जो मैपिंग है, ये जो मानचित्र अपन खींचने बच्चे को सिखा रहे हैं, उससे उसके दिमाग का कौन सा अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की जो समझ है, उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। समझ रहे हो इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन के तहत समान विषय ही आते हैं। ये विषय हैं, अब ऑप्शन देख लो। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो हम लोग जनरली टीचर सेंटर्ड अप्रोच से दूर भागते हैं, हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, इस एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, इस मेथड की, चाइल्ड सेंटर्ड। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अब छोटे बच्चों को क्या है, डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाओगे। दूसरा है जनरल, जनरल तो कुछ होता नहीं है, जो है यही है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो हमारा ईवीएस है, जो प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर एनवायरमेंट सब्जेक्ट है। इसमें 3 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन हुआ है, एक तो साइंस, दूसरा सोशल साइंस और तीसरा एनवायरमेंट इटसेल्फ। तो 3 ये सब्जेक्ट क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, समेकित हो गए, एक साथ मिला दिया गया। तो ईवीएस में क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन को हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंटीग्रेट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। ऑप्शन बोला जा रहा है जस्टिफाइड द यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे को हम लोग कोई टॉपिक है, समाज में पढ़ा रहा हूँ, तीसरी या चौथी क्लास या 5वीं क्लास के बच्चों को मान लो समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक ज़्यादा बेटर होगा कि हम उस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी समाज के बारे में बात कर रहे हैं,
उस समाज से डायरेक्ट कनेक्शन कराया जाए। जैसे मैं बच्चों को समाज से संबंधित बता रहा हूँ, पंचायत के बारे में, पंचायत भवन में इस तरह से सामाजिक सम्मेलन होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के लोग आके यहाँ पर मिलते हैं, तो उनको मैं एक बार पंचायत भवन विजिट करा दूंगा और वहां पर जो 4 5 6 लोगों से मिलवा दूंगा, और किस तरह से सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं, अंतः क्रिया जिसको बोलते हैं, आपस में मिलना जुलना बातचीत होता है, ये सब सिखा दूंगा। तो बच्चे क्या करेंगे, वहां से डायरेक्टली सीखेंगे कुछ चीजों को। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स है, ये काफी हेल्पफुल होता है बच्चों को पढ़ाने में। अब ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। ऑप्शन 3 बोला जा रहा है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा, तो उसको काट देना, ये समुदाय नाराज नहीं होने वाला है। अब देखो क्या बार बोला जा रहा है कि जो समुदाय संसाधन है, इसमें समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होना चाहिए। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है। ऑब्वियसली डेफिनेटली जो कम्युनिटी है वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को या खुद के बच्चों को सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी बच्चे को किसान के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको डेफिनेटली पता होगा किसान क्या होता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे किसान, अगर वो गांव से बच्चा आ रहा है तो उसके आसपास कोई हल लेके जा रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है, कोई अपना धान काटने जा रहा है, तो उसको जनरल आइडिया तो है किसान क्या होता है। तो वो अपने समुदाय से ही बहुत कुछ सीख के आता है। ठीक है, सो ऑप्शन जो 3 है उसको पढ़ो, वो करेक्ट आंसर है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है, डेफिनेटली हिस्सेदारी है। डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट बोलो, वो डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के रूप में वो देख के सीख लेता है बच्चा। जैसे उसके सिलेबस में गोठान आ गया, ग्राम गोठान, तो ग्राम गोठान उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने आसपास से इनडायरेक्टली सीख के आया है, उसको पढ़ाया नहीं है कि गोठान क्या होता है, या हम उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, परिवहन पढ़ा रहे हैं। तो परिवहन परिवहन में उसको पता है 2 3 मोड के बारे में, तो उसको डायरेक्टली पता है। अपने आसपास से वो देखा होगा रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड में कौन कौन सी गाड़ी चल रही है। दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा एरोप्लेन वगैरह, वो उड़ते हुए देखा है या मूवीज में देखा है। इसी प्रकार हो सकता है जो जो वाटरवे होते हैं, वाटरवेज होते हैं, वो भी वो देखा होगा आसपास, या कहीं घूमने गए हैं तो नाव देख लिया, शिप देख लिया। तो इस तरह से जो समुदाय है वो इनडायरेक्टली अपने बच्चों को या आसपास के बच्चों को सीखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन इधर है, ये ऑप्शंस है। अब पूछा जा रहा है कि बच्चों को सीखने के प्रगति को आंकने के लिए शिक्षक द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है। ये पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो में देखो, बच्चे की सीखने के प्रगति का एक संचयी अभिलेख होता है। जनरली टीचर्स पोर्टफोलियो बनाता है स्टूडेंट्स का। ओके, ईच टीचर्स अपने सारे स्टूडेंट्स का क्या बनाता है? पोर्टफोलियो। अब देखो, ऑप्शन जो पॉइंट 2 है वो क्या बोल रहा है कि बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों की शकल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। और ऑप्शन जो 4 है वो बोला जा रहा है कि बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ करता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ क्युमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग प्रोग्रेस इनेबल्स चिल्ड्रन टू डिस्प्ले देयर वर्क। एकदम सही है ये वाला तो, और ये भी सही है, क्योंकि उसका बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, बस उसी वही सबका रिकॉर्ड होता है ये। देर इज अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू हिज प्रेजेंस इन द ग्रॉस ऑफ चिल्ड्रन इन जस्ट 1 ईयर। ये केवल 1 साल का वैसे नहीं होता है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? इट इनेबल्स द चाइल्ड टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन लर्निंग एंड असेसमेंट। लर्निंग एंड असेसमेंट का ही ये रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन अगर सारे होते तो सारे मार लेते, लेकिन अब यहाँ पर 1 2 और 4 दिख रहा है, सारे नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ये जो हो जाएगा 3 को हटा दो बस, तो 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 एंड 4। अब पोर्टफोलियो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का एक संग्रह है, रिकॉर्ड है, जिसका उपयोग अधिगम, लर्निंग और आकलन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह दिन प्रतिदिन का कार्य या शिक्षार्थी का सर्वोत्तम कार्य का चयन हो सकता है।
डे टू डे एक्टिविटी का जो बच्चा है उनके डे टू डे उसने क्या क्या किया उसके बारे में पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? Which one of the following aims of teaching EVS reflects its importance in the sustainable development of education? ऑप्शन आपके सामने है। समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचन करना, तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चे के को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। सोच लो एक बार। देखिए, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, टू डेवलप टेक्निकल एंड क्वालिटेटिव स्किल्स। छोटे बच्चों को क्या ही टेक्निकल पढ़ाया जाएगा और क्या ही उनमें क्वालिटेटिव स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, तो ये डिलीट करना। उसके बाद देखना आगे, देखो, एंगेजिंग द चाइल्ड्स इन इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज, अन्वेषण के क्रियाकलापों में, ये थोड़ा सही लग रहा है। डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। इतनी छोटी क्लास में अपन किसी स्किल्स की बात नहीं करते जनरली, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स। बड़ी क्लास में आएगा ना डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन की जो स्किल्स है। यहाँ तो आर्ट एंड क्राफ्ट, छोटे छोटे चीज जो होते हैं वो बच्चों को सिखाया जाएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। फिर ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है कि समानता क्या होता है, हम सब एक समान है इसलिए एक साथ यूनिफॉर्म, एक जैसा यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। सबको न्याय की बात करा जा रहा है, शांति की बात किया जा रहा है, ह्यूमंस के राइट्स की बात किया जा रहा है कि इस बच्चे को, जैसे अगर हम लोग एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाला हो गया जिसमें एक साथ डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं वो भी साथ में बैठते हैं, जो थोड़े मेंटल वाले होते हैं वो भी साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एक ह्यूमंस की जो राइट है उन सबको हम बच्चों को सिखा सकते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, कोई सब्जेक्ट में पढ़ा के नहीं सिखाएंगे बच्चों को। शांति के बारे में सिखा सकते हैं क्लास में। ओके, और न्याय तो हो ही गया, इक्वल, सबके साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए कि वो बच्चा डिसेबल्ड है, चल नहीं पा रहा है या ढंग से बोल नहीं पा रहा है, उसको भी हम एक नॉर्मल क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ भी न्याय कर रहे हैं, उसको समानता की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये ऑप्शन ज्यादा बढ़िया हो जाएगा जो ये सतत विकास की बात कर रहा है, शिक्षा के सतत विकास, तो शिक्षा पे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज वन जो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ओके, अब बोला जा रहा है एन ईवीएस टीचर आस्क्स हिज स्टूडेंट टू डू अ सर्वे ऑन different fuels used in a neighborhood. Which of the following process skill can be developed during the conduct of the survey? तो इस सर्वे से बच्चे के कौन से स्किल को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो इस एक्टिविटी में बच्चा क्या कर रहा है, अपने आसपास कौन कौन से ईंधन जो जलाते हैं वो उसको इकट्ठा कर रहा है। जैसे उसके कॉलोनी में मान लो 8 घर है, तो वो 8 घर में 1 बाय 1 जाएगा और अपने अंकल आंटी से पूछेगा कि आप अपने घर में कौन सा फ्यूल को यूज करते हो। ओके, कौन कौन सा, जैसे कोई बोलेगा मैं पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन ऑयल का यूज कर रहा हूँ। पेट्रोल मतलब व्हीकल में ना, खाना बनाने के लिए नहीं, केरोसिन ऑयल यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। सेकंड घर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं। थर्ड घर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग लकड़ी जला के खाना बना रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा। तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग वाला जो है, रिकॉर्ड कर रहा है मतलब चीजों को, अभिलेखन, ये जो चीज है उसमें डेवलप होगा। और सुनने का कौशल, वो क्या कर रहा है, हर घर में जाके सुन रहा है और उसको तुरंत लिख रहा है, तो उसका जो ये कौशल है, लिसनिंग स्किल है, ये क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, परिकल्पना, कोई परिकल्पना थोड़ी बनाएगा अब आके अपने टीचर्स को बेवकूफ बना रहा है कि मैं फलाना के घर गया, वो ये फ्यूल यूज करता है, मैं शर्मा जी के घर गया, वो लकड़ी से खाना बना रही है आंटी,
मैं इसके घर गया तो ये तो हाइपोथेटिकल बात आप नहीं करोगे क्लास में, तो इसको हटा देना। क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी कोई समालोचनात्मक चिंतन भी कोई नहीं होने वाला। और ऑप्शन जो 4 है पूर्व अनुमान, ये तो भी कोई डेवलप नहीं होने वाला। फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल। सो ऑप्शन 3 सबसे बढ़िया है। रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल्स क्या हो जाएगा उस बच्चे का, डेवलप हो जाएगा। तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन फिर से डिस्कस किए ईवीएस पेडागोजी के। जो लास्ट तक वीडियो देखे होंगे उनको डेफिनेटली फायदा होगा, और जो बीच में भाग गए होंगे आधे बीच में छोड़ के, उनका मोटिवेशन खत्म हो गया होगा। जैसे मैं एक टॉपिक बताया था कि बच्चों को मोटिवेट करना है, तो वो बच्चों के लिए है। आपको आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होना चाहिए कि भाई जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सिलेक्शन मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, और ये मोटिवेशन कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। ये मोटिवेशन तब खत्म होना चाहिए जब एग्जाम आपका क्रैक हो जाए और आप फाइनली सेटल्ड हो गए। उसके बाद ये मोटिवेशन रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप एक शिक्षार्थी हैं, सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तब तक तो मोटिवेशन खत्म नहीं होना चाहिए। और मोटिवेशन हमारे एज में, मतलब आप लोग के एज में सेल्फ आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है तो 4 दिन जाके मस्त पढ़ लिए, उसके बाद 5वें दिन फिर से मोटिवेशन खत्म, अब आप कुछ और कर रहे हैं। फिर 10वें दिन फिर से किसी का एक वीडियो देख लिए या कोई किसी से मिल लिए जो सिलेक्टेड है, ऑफिसर है, उससे फिर मोटिवेट हो गए। फिर 11 12 13 दिन मस्त पढ़े, फिर बाकी दिन फिर ब्लैंक रहा पूरा महीना। तो पूरे महीने में आप 3 4 दिन ही पढ़ने से सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिनको भी अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, और बुरा लगा होगा तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, आपके हाथों पे है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।